हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एवरीवन फाइन? मैं कैसी हूँ? वेरी फाइन। एंड आई एम टेलिंग यू आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टुडे। आप बोलोगे मैम आज क्या बात है, आप इतने एक्साइटेड दिख रहे हो, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई? नहीं, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच टुडे is my favorite topic. One of the topic really very close to my heart. And the topic I am going to take up today is class 11 का Plant Kingdom, that is chapter 3. मुझे मालूम है आप सबके दिल में क्या चल रहा है, मैम प्लांट किंगडम पढ़ाने में इतने एक्साइटेड हुआ, ये तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिकल बायोलॉजी, इसमें क्या पढ़ाना है, ये तो रटने वाली टॉपिक है। बस आप हमें कैरेक्टर्स बताओगे और बोलोगे रट लो, एग्जाम्पल बता दोगे, व्हाट्स सो बिग अबाउट इट। आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज नॉट द केस। मैं जब आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी आपके क्लासिफिकेशन का नजरिया बदल जाएगा। ये रटने वाली टॉपिक नहीं है, मैं इसे मैथमेटिकली आपको डिराइव करके दिखाऊंगी। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं इसे मैथमेटिकली आपको डिराइव करके दिखाऊंगी। जैसे आप मैथमेटिक्स में a + b होल स्क्वायर डिराइव करते हैं ना, वैसे मैं इसको आपको डिराइव करके दिखाऊंगी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टॉपिक्स यू मस्ट हैव एवर रेड। ठीक, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड सो लेट्स जस्ट मूव इनटू द चैप्टर। You know, another reason for my excitement is what? Because Plant Kingdom otherwise also is mesmerizing. थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है। आपको मालूम है इसी की वजह से तो आप और हम जिंदा हैं। दो ही तो चीज चाहिए जिंदा रहने के लिए, फूड एंड ऑक्सीजन, दोनों तो यही देते हैं, राइट? चाह देखो, दे प्रोड्यूस ग्रीनरी, अ सूदिंग इफेक्ट टू द आई। ठीक, मैंने इसीलिए प्लांट किंगडम को अपना एक प्यार भरा नाम दिया है, दैट इज द ग्रीन किंगडम। आई इनवाइट यू नाउ, In fact, I give you a challenge today. आप अपना प्यार भरा नाम इनके लिए कुछ सोचिए और नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड प्लीज डू दैट। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो देयर विल बी समथिंग रॉन्ग, बट प्लीज डू दैट। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस चैप्टर को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, या किसी भी चैप्टर को। 1 to get मार्क्स, भैया मुझे मार्क्स लाने, मेडिकल निकालना है। अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं और वो फिक्स है। इतने साल पढ़ाते हुए हमें पता है, 2 घंटे आपको पढ़ाऊंगी, कुछ ऐसी चीजें रटा दूंगी, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट इज स्टडिंग साइंस ओनली फॉर मार्क्स? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में खराब कर दिया हमने पढ़ाई को, सिर्फ मार्क्स मार्क्स मार्क्स। एक सब्जेक्ट के लिए फील आना चाहिए, पैशन आना चाहिए, राइट? सो विद दैट आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट कनेक्ट, दैट पैशन, दैट फील फॉर दैट सब्जेक्ट। इसीलिए बोल रही हूँ, फटाफट सोचना, अपने चारों तरफ जब प्लांट्स को देखते हो तो अंदर से क्या फील होता है, वैसे उसको एक निकनेम आप भी दीजिए, एंड प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। प्लांट्स यूनिक है, क्यों? जो कोई नहीं कर पाया वो कर गए। ऐसा क्या कर गए? जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड एनर्जी का भंडार सन के पास है, बट इस सन के एनर्जी को कौन ट्रैप करे? हु विल बेल द कैट? एंड लुक एट देम, दीज अमेजिंग fragile looking organisms. They can make a connect with the sun as well, and they can trap the solar energy and convert its energy into the carbon, you know, in the carbon bond in the glucose molecule. They are not only the only source of food for us, all organisms on this earth directly or indirectly depend on them, but they also liberate oxygen in this process, as I just now told you. तो है ना अमेजिंग ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने इवन सन से दोस्ती कर ली और उनसे एनर्जी लेकर वो ग्लूकोज बनाते हैं। ये जो प्लांट्स है ये इस दुनिया में आए कब? दे केम अप्रोक्सीमेटली, आई टेल यू, 500 मिलियन ईयर्स अगो इन द ओडोविसियन एरा। ओडोविसियन एरा में प्लांट्स अपीयर्ड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स अगो। उस वक्त जब ये प्लांट्स थे, इसी तरह के स्कैंटी थे, बहुत इवॉल्व नहीं थे। समय के साथ इनकी वैरायटी बढ़ी, एंड जो मैक्सिमम वैरायटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, यू नो, इट हैपेंड इन द सिल्यूरियन पीरियड अप्रोक्सीमेटली 360 मिलियन ईयर्स अगो। इनकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी आई, तब से आज तक ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दुनिया के हर कोने में ये पाए जाते हैं। बट देयर आर सम प्लेसेस ऑन दिस अर्थ जहां प्लांट्स नहीं है, दे आर डिवॉइड ऑफ प्लांट्स। वन ऑफ देम इज, as I have given you, this is the Arctic wasteland. आप देख सकते हैं आर्कटिक में दूर दूर तक केवल बर्फ दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, कोई प्लांट का नामो निशान नहीं है। ऐसे और भी एरियाज हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आप और ऐसे एग्जाम्पल खोजें एंड टेल मी। जैसे मैंने कहा आर्कटिक वेस्टलैंड, विच एरिया इज कॉल्ड एज द वेस्टलैंड ऑफ एशिया? आर्कटिक एक कॉन्टिनेंट है ना, वैसे एशिया का वेस्टलैंड कौन है? और ऐसे कौन सी जगह है इस दुनिया में जहां प्लांट्स नहीं दिखते?
प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट एंड पुट इट इन योर कमेंट बॉक्स। पर फिलहाल हम ये जानते हैं कि ये ऑलमोस्ट हर जगह दिखते हैं। घर से बाहर निकलो, बालकनी में, सड़क में, यू विल सी सो मच ऑफ ग्रीनरी। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इस दुनिया में आर्थ्रोपोड्स के बाद दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स इन साइज। 2.5 लाख स्पीशीज प्लांट्स के इस दुनिया में पाए जाते हैं। नाउ दैट्स अ ह्यूज 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 नंबर, राइट। अब ये 2.5 लाख प्लांट्स और हम इन सबको पढ़ना चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे पढ़े 2.5 लाख वैरायटी ऑफ प्लांट्स को? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब ऑर्गेनिजम्स की संख्या ज्यादा हो और पढ़ने का जज्बा बुलंद हो तो उसका एक ही उपाय है, जस्ट क्लासिफाई देम। सो लेट्स क्लासिफाई देम। क्लासिफिकेशंस में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दे आर पुट इनटू वन ग्रुप। As a result, going through the group characteristic somewhere gives you a character of all the organisms of that group. So here we are today into today's chapter, that is plant classification, जो आपके NCERT में लिखा हुआ है as plant kingdom। ये जो plant kingdom है, इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं। इसका अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए प्लांट्स का जो अंडरस्टैंडिंग है ये समय के साथ बहुत बदला। समय के साथ बदला मतलब कौन कौन ऑर्गेनिजम्स प्लांट में आने चाहिए, whom should we call a plant? किसको प्लांट बोले? क्या आपको देखकर प्लांट बोले? किसको प्लांट किंगडम में डाला जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग समय के साथ बहुत ज्यादा बदली है। The earliest system of classification which came was given by Linnaeus. It was a two kingdom classification. Two kingdom classification में as you all can see प्लांट्स के अंदर किसको रखा गया? ऑल दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर ऑल करेंटली आल्सो इन प्लांट्स, उनको रखा गया, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म बोलते हैं, फर्न्स को टेडोफाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा वी थॉट दैट इवन फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया एंड लाइकेन शुड बी केप्ट इन प्लांट्स। तो शुरू में प्लांट्स किंगडम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन सारे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी में रखा गया। समय के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे प्लांट के साथ बदली, हमने कुछ उसमें हेर फेर किया, कुछ फेर बदल किया। लाइकन्स एंड वायरसेस को तो हमने क्लासिफिकेशन से ही हटा दिया, और बैक्टीरिया जिसको हमने किंगडम प्लांटी में रखा था काफी लंबे समय तक, उसको हमने डाल दिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। यू कैन सी दैट, ठीक है। अब प्लांट किंगडम प्लांटी कंसिस्ट्स ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फंजाई। फंजाई का किंगडम प्लांटी के साथ काफी लंबे समय तक साथ रहा। इवन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई वाज केप्ट इन किंगडम प्लांटी ओनली until quite recently Whitaker gave the 5 kingdom classification, जहां पर फाइनली फंजाई को भी किंगडम प्लांटी से हटाया गया, एक अलग किंगडम का दर्जा दिया गया। एंड एज ऑफ नाउ, आज के दिन किंगडम प्लांटी बेसिकली इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। आज भी हम इन्हीं को किंगडम प्लांटी में हम लोग रखते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन शॉर्ट, अगर आप जानना चाहें, so all those organisms, what are the characters they must have in common? Kingdom, this is my favorite 5 kingdom classification का diagram which I really enjoy making every time मैं जब भी बनाऊंगी। Kingdom Plantae, this is ठीक, they include all multicellular organisms. There may be some exception like algae. All of them are eukaryotic, photosynthetic, autotrophic. इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना है और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में रखा गया, जिसमें मैं बार बार कह रही हूं, which includes the algae, the bryophyte, the pteridophyte, the gymnosperms and the angiosperms। ठीक है, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, पर इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। कितनी है? 2.5 लाख स्पीशीज प्लांट्स के पाए जाते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए what we need to do is classify them। क्लासिफिकेशन में मैं एक बात बताऊं, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म, आपको पता है 5 प्लांट्स में जो सबसे हाईएस्ट इवॉल्व है, सबसे मॉडर्न है, दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके क्लासिफिकेशन भी समय के साथ काफी बदला। जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, दैट वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्लांट्स में इसको लिनेयस ने दिया था। लिनेयस ने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने वक्त केवल कुछ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही बेसिस बनाया था।
ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल मीन्स रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है। केवल कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक, दैट मीन्स ऑन हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। यहाँ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में मेनली एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन, द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट को ध्यान पे लिया गया। एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल, इट वाज गिवन बाय लिनेयस। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बहुत सारा डीमेरिट था, क्योंकि हम ऊपरी कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी निकाल रहे थे एंड क्लासिफाई कर रहे थे, तो बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज भी अलग हो जा रहे थे, अलग ग्रुप में चले जा रहे थे, एंड डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज एक ग्रुप में आ जा रहे थे। क्योंकि हम केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को ले रहे थे, तो मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स को हमने अलग ग्रुप में डाल दिया, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में समानताएं नहीं है उनको हमने सेम ग्रुप में डाल दिया। Because that created artificial, मतलब morphological characters, it really created a lot of confusion. Second, इसके दो डीमेरिट थे। पहला डीमेरिट ये है, सेकेंड इसका डीमेरिट ये है कि इसमें हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को बराबर वेटेज दिया। मतलब अगर एक प्लांट का वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, इसको और इसका जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है दैट इज फ्लावर, फ्लावर में भी हमने मेनली मेल पार्ट दैट इज स्टेमन यानी कि एंड्रोशन को जोड़ दिया। इन दोनों को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। अब ये इक्वल इंपॉर्टेंस देना सही नहीं था। व्हाई? इसलिए पहली बात कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं प्लांट के वो स्टेबल नहीं होते, वो समय के साथ बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्लांट को मिट्टी में डालें, सेम प्लांट को आपने एक ऐसी मिट्टी में डाला जिसमें पानी की कमी है, वाटर एंड मिनरल्स लेस है, कमी है इन दोनों की, ठीक है, इट इज लेस, एंड एक दूसरा ऐसा जिसमें इट इज वेरी गुड एंड ऑप्टिमम। आप देखेंगे इसके लीफ का शेप, साइज है ना, एंड जो रूट है उसका ग्रोथ, लीफ एक्सेट्रा, ये सब चीज चेंज कर जाएगा। यानी कि अगर आप वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर नॉट स्टेबल, दे चेंज विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ऐसा चीज जो चेंज हो रहा है, अगर आप उसको अपने क्लासिफिकेशन का एक बेसिस बनाते हैं तो दैट क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी रिलायबल, राइट। तो प्लांट क्लासिफिकेशन में मैं फिर से आपको बता दूं, एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन पे काफी काम हुआ। जो पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया दैट वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वाज मेनली वन ऑफ द प्राइम एडवोकेट्स of this system of classification was Linnaeus. इन्होंने gross morphological characters पर ध्यान दिया, mainly vegetative and reproductive, and दोनों को बराबरी का दर्जा दिया। This classification was not good because this was not reliable. As a result, closely related organisms were placed in different groups and distantly related organisms were placed in the same group. मैं आपको कुछ Linnaeus के काम दिखाना चाहूंगी। ये है हमारे Linnaeus, इन्होंने binomial nomenclature भी दिया था। इन्होंने प्लांट्स पर काफी काम किया। मैं आपको बता दूं एंजियोस्पर्म पे जो काम किया, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, ये आपको आएगा नहीं, मेडिकल में पढ़ना नहीं है। उन्होंने सेक्सुअल सिस्टम, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था मेनली ऑन एंड्रोशियम, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड, जिसका यूनिट है आपका स्टेमन, इस पे काम किया था। एंड उन्होंने देखा था इसका भी दैट इज देयर दिस इज बेस्ड ऑन द यूनियन वेदर द स्टेमन्स दे आर यूनाइटेड और दे आर फ्री। यानी कि एक तो उन्होंने यूनियन पर काम किया और एक लेंथ। उन्होंने नोटिस किया कि अलग अलग प्लांट्स में जो स्टेमन होता है उसका लेंथ वेरी करता है, एंड सम दे आर ऑल यूनाइटेड, सम दे आर फ्री। तो उन्होंने यूनियन एंड लेंथ ऑफ स्टेमन के आधार पर प्लांट्स को, एंजियोस्पर्म को 24 क्लासेस में बांटा था। ठीक, इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। एंड आई जस्ट शो यू सम मोर वर्क डन बाय हिम। यू कैन सी दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज वर्क। उन्होंने जो काम किया था, देखिए पिक्चर वाइज ये उनके काम की कुछ फोटोज है। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सरवाइव नहीं कर पाया और आज के दिन इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते, बिल्कुल भी नहीं हम मानते, राइट। सो द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्लांट एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन आया, दैट वाज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको बेंथम एंड हुकर ने दिया था। मैं आपको एक बात बता दूं, बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज्यादा साइंटिफिक था। साइंटिफिक मतलब अब हम केवल ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि ऑन अदर इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब अंदर से वो कैसा है, माइक्रोस्कोप से उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी,
उसके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि अदर केमिकल प्रोडक्ट्स जो प्लांट में पाए जाते हैं, यानी कि इन शॉर्ट इंटरनल कैरेक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया गया। This system of classification, which was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker, this is called the natural system of classification, and natural system of classification it gained importance. इसको काफी इंपॉर्टेंस मिली क्योंकि ये काफी साइंटिफिक था। लेकिन आज के दिन जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर्टिकुलरली हम इंडिया में फॉलो करते हैं, दैट इज योर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एक बार देख लो। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम एवोल्यूशनरी पैटर्न को ध्यान देते हैं। Who were the principal advocates of it? That was Engler and Prandtl. प्लांट्स में एंजियोस्पर्म में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की नींव जिन साइंटिस्ट ने रखी वो है एंगलर एंड प्रैंटल। उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिजम्स को हम जब भी क्लासिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के आधार पर करते हैं। दैट मींस दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सिमिलर वी पुट देम इनटू वन ग्रुप एंड डिसिमिलर होने ऑल सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर पुट इन वन ग्रुप। दिस ग्रुप में भी ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर बट दे आर डिसिमिलर विद ईच अदर। यही क्लासिफिकेशन का बेसिस है, आपने चैप्टर 1 एंड 2 में भी पढ़ा था। उन्होंने बोला ये सिमिलैरिटी यानी कि रिलेशनशिप निकालने के लिए एक अच्छा तरीका है टू फाइंड आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के जितने आपके एंसेस्टर्स क्लोज होंगे उतने ज्यादा रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज मैं आपको एक फैमिली यहां लीनिएज बनाकर दिखा दूं। आई जस्ट शो यू देयर इज वन पेरेंट, ही हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ दीस 2 चिल्ड्रन दे हैव 2 चिल्ड्रन से। नाउ इफ आई आस्क यू, आप खुद बता देंगे ये और ये ज्यादा रिलेटेड हैं देन ये और ये। व्हाई? क्योंकि इन दोनों के फादर एंड मदर यानी कि सेम है, एक जनरेशन, जबकि इन दोनों के ग्रैंडफादर सेम है, ठीक है। ये जो कजन्स हैं, चचेरे भाई बहन हैं, उनका रिलेशनशिप आपस में कम है देन दीज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। व्हाई? बिकॉज इनके पेरेंट जितने ज्यादा आपके पेरेंट क्लोज होंगे उतना आप में रिलेशनशिप ज्यादा होगा, और जितने आपके कॉमन एंसेस्टर दूर के होंगे उतना आपका रिलेशन कम होगा। इस तरह से रिलेशनशिप निकालना और उनको ग्रुप में क्लासिफाई करना हमारे लिए संभव हो गया। तो मैं जो आपको बता रही थी आज के दिन जो सबसे मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है फाइलोजेनेटिक, एंड एंजियोस्पर्म में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था एंगलर एंड प्रैंटल ने। उन्होंने कहा अगर हम किसी भी प्लांट का फाइलोजेनी यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकाल लेते हैं तो उनके बीच की सिमिलैरिटी को पता करना आसान हो जाएगा और क्लासिफाई करना आसान हो जाएगा। They said that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका कॉमन एंसेस्टर है, जिनके पूर्वज एकदम कॉमन है, मेरे और आपके पूर्वज कॉमन है, हम ज्यादा रिलेटेड हैं, so we should be placed in a same group. So those organisms which have a common ancestor, they should be placed in same group. Those organisms which do not have a common ancestor, they cannot be placed in the same group. ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो एंगलर एंड प्रैंटल ने दिया था, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि हम रिलेशनशिप निकालें, यानी कि हम निकालें कि हमारे एंसेस्टर कितने क्लोज हैं। अब सवाल उठता है कि रिलेशनशिप को कैसे निकाला जाए। सो वन वेरी गुड मेथड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप इज थ्रू फॉसिल्स। आपको पता है फॉसिल्स क्या है? दीज आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फाउंड बिलो द सॉइल। सॉइल के नीचे जो ऑर्गेनिज्म के अवशेष हैं उसको फॉसिल बोलते हैं। आपको पता है अगर ये एक स्ट्राटा है, एक और स्ट्राटा ये है, दिस इज द फर्स्ट स्ट्राटा, सेकेंड स्ट्राटा, थर्ड स्ट्राटा, तो ये आपको बता देगा कि इससे ये बना था, इससे ये बना था। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स का लीनिएज निकालना आसान हो जाएगा, कौन किससे बना था, और उनके एंसेस्टर को भी निकालना आसान हो जाएगा। फॉसिल्स आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालने में मदद करते हैं। पर प्लांट्स के केस में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है? प्लांट्स के केस में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है बेटा कि प्लांट्स में फॉसिल्स जल्दी से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेरीड अंडर द ग्राउंड। आपके जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म के जो अवशेष जमीन के नीचे से निकलते हैं उसको हम फॉसिल कहते हैं। पर प्लांट्स के केस में अनलाइक एनिमल्स हार्ड पार्ट्स नहीं है। एनिमल्स में तो क्या है, हड्डियां, बोन्स, दे आर द हार्ड पार्ट्स। तो बोन्स वगैरह क्या है, ये आराम से सॉफ्ट पार्ट्स जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये डिकम्पोज कर जाते हैं। पर हार्ड पार्ट्स
जैसे आपके नेल्स हो गए, जैसे आपका बोन्स हो गया, ये आपके फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं। पर प्लांट का तो सारा ही पार्ट सॉफ्ट है, रूट भी सॉफ्ट, लीफ भी सॉफ्ट, स्टेम भी सॉफ्ट। तो नॉर्मली प्लांट्स जब जमीन के नीचे ऐसे गिरता है तो ये डिकम्पोज कर जाता है, तो प्लांट्स के फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द फॉसिल्स ऑफ द प्लांट्स। तो अब अगर फॉसिल्स नहीं है तो हम इनके रिलेशनशिप कैसे निकालें? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप. One prime method to find out the relationship is fossils, but plants में it is not applicable because plants are made up of soft decomposable parts. So उनके fossils rare मिलते हैं. तो इनके relation कैसे निकालें? Thanks to modern science, आज के दिन हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्निक है जहां हम बिना fossils के भी organisms का relationship निकाल सकते हैं. Few techniques I am going to teach you. आपके NCERT में 2 टेक्निक का जिक्र है, ठीक है? What are those 2 techniques? Let us see. फर्स्ट इज योर साइटोटैक्सो, आपके टैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी क्या कहता है कि अगर आपको ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, आपको पता है ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए. से दिस इज एन ऑर्गेनिज्म ए, ये मेरा एक प्लांट है, दिस इज ऑर्गेनिज्म ए, और ये एक और प्लांट है, दैट इज ऑर्गेनिज्म बी. हम इनका रिलेशन निकालना चाहते हैं. करो क्या? दोनों के सेल के अंदर के न्यूक्लियस का डीएनए स्टडी करो, ठीक है? जितने ऑर्गेनिज्म सिमिलर होंगे उतने उनके जीन्स कॉमन होंगे. जैसे ह्यूमन एंड मंकी के बहुत सारे जीन्स सिमिलर है, कॉमन है. क्यों? क्योंकि वो हमारे इमीडिएट एंसेस्टर है. हमारे जीन्स और क्रोमोसोम, काउ, रैबिट, वो भी मैमल्स हैं, लेकिन उनसे उतने नहीं मिलते क्योंकि हमारे और उनके एंसेस्टर उतने सेम नहीं है, राइट? तो ये इतना सिंपल मेथड है. 2 ऑर्गेनिज्म के सेल के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आप स्टडी करिए. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, पैटर्न, बिहेवियर, जितना ज्यादा से यहाँ पे मैंने 2 बनाया है, मैं यहाँ भी 3 बना दूं. एक और थर्ड प्लांट है मेरा, ठीक है? हमने तीनों का सेल को निकाला, ठीक है? अब हमने देखा कि इसका और इसका सेल का, इसका और इसका जो सेल है, इसके डीएनए और जीन्स का ज्यादा मैच करते हैं than this, so we could conclude that they must have a common ancestor, hence they qualify to be placed under the same group. तो इस तरह से क्लासिफाई करने में हमें मदद मिली. इसको हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी में व्हाट डू वी कंसीडर? वी कंसीडर, यू कैन सी हियर, मैंने यहां बनाया भी है, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. क्रोमोसोम कितना नंबर में है, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, इसका कैसा बिहेवियर है, इससे हम रिलेशनशिप निकालते हैं. फिर मैं बता दूं, जब रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, क्रोमोसोम, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, बिहेवियर, नंबर को ध्यान में रखकर रिलेशनशिप निकाला जाता है, तब उसको हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी. ठीक? साइटोटैक्सोनॉमी में कभी कभी जरूरी नहीं है, मैं आपको दिखा दूं, कि आप डीएनए का ही स्ट्रक्चर कंपेयर करें. ये एक सेल है, ये एक और ऑर्गेनिज्म का सेल है. जरूरी नहीं आप डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करें, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हाई लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि माइक्रोस्कोपी की जरूरत होती है. ठीक, अच्छे बड़े माइक्रोस्कोप्स, ये सब की जरूरत होती है. एक सिंपल मेथड और क्या है, अगर आप 2 ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस को नहीं स्टडी करना चाहते, एक और तरीका ये है बेटा, आप इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन को स्टडी कर सकते हैं. साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन को. क्यों? इसलिए क्योंकि ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए किसका बना हुआ है? जीन्स का बना है. जितने जीन एक्सप्रेस कैसे करता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. ये जीन एक्सप्रेस कैसे करता है? ये जीन प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. ठीक है? तो अगर इन दोनों के जीन्स कॉमन होंगे तो साइटोप्लाज्म में इनके प्रोटीन भी क्या होंगे? कॉमन होंगे. तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम को ही स्टडी करें. अगर आप इसको, वही कह रहा है, आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप. यू जस्ट फाइंड आउट द प्रोटीन कॉम्पोजिशन फाउंड इन द सेल ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म. अगर जितने ज्यादा सेल में पाए जाने वाले प्रोटीन 2 ऑर्गेनिज्म के सेम होंगे उतने ज्यादा वो रिलेटेड है, जितने कम होंगे उतने वो लोग अनरिलेटेड होते. आपके एनसीईआरटी ने सेल के प्रोटीन के स्टडी को भी साइटोटैक्सोनॉमी में डाला है. मैं फिर से कह दूं, आपका एनसीईआरटी कहता है कि आप 2 ऑर्गेनिज्म के या तो सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, नंबर और बिहेवियर को पढ़िए रिलेशन निकालने के लिए, या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों में से आप अगर किसी को भी निकालते हैं उसको कहता है साइटोटैक्सोनॉमी. पर मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि जब आप
सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यानी कि प्रोटीन कंटेंट को स्टडी करते हैं तो एक्चुअली उसको साइटोटैक्सोनॉमी नहीं बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक, बट आपके एनसीईआरटी में साइटोटैक्सोनॉमी बोला है तो वी विल गो फॉर साइटोटैक्सोनॉमी ओनली। ठीक है आपके, लेकिन अदरवाइज प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, ये जब केमिकल्स आप दो ऑर्गेनिज्म के सेल का कंपेयर करते हैं कि इसमें कौन सा रिलेशन निकालने के लिए, इसको बायोकेमिस्ट्री टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बट फिलहाल हम वही पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी ने दोनों को साइटोटैक्सोनॉमी में डाला है। गुड। सो एक मेथड मैंने बताया रिलेशनशिप निकालने का क्या है, वन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप is cytotaxonomy. Another very modern and advanced method is your numerical taxonomy. What do I mean by numerical taxonomy? Numerical taxonomy एक बहुत ही मॉडर्न मेथड है जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स की मदद लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम्स फीड है, उसकी मदद लेते हैं। It is carried out with the help of computers and is based on observable characters. वो कैरेक्टर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या तो नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से, वो कैरेक्टर्स इस कंप्यूटर में फीड है। ठीक है, अब आप उन दो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। ये दो प्लांट है, इनके कैरेक्टर्स को आप स्टडी करेंगे कि इसका रूट टैप है, क्या इसका रूट टैप है, आप इसमें कंप्यूटर में फीड करेंगे, आप देखेंगे हाँ ये कैरेक्टर दोनों का मिल गया है। फिर आप देखेंगे इसके स्टेम को कैसा है, इसका स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है। ठीक है, हमने ऐसे 4-5 प्लांट्स के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, और जो जो इनके कैरेक्टर्स से, और अब इनका यहाँ पे हमारा ग्राफ बन रहा है। सो जस्ट सी दिस, ये हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर सपोज हमने कैरेक्टर 1 लिया। अब हम देखेंगे प्लांट 1 में वो है, प्लांट 2 में है, 3 और 4 में नहीं है। सेकंड कैरेक्टर देखेंगे ये इस प्लांट में है, इस प्लांट में, इन दोनों में नहीं है। थर्ड कैरेक्टर देखेंगे ये इस प्लांट में है, इस प्लांट में है, इस प्लांट में, इसमें नहीं है। फोर्थ कैरेक्टर देखेंगे वो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि इसके जो हमने 4 कैरेक्टर्स देखे, इसमें उनमें से 3 सेम है, इसमें 2 सेम है, इसमें एक भी नहीं है। इसका मतलब दिस टू आर मोर रिलेटेड, दिस इज लेस रिलेटेड एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। अंडरस्टूड? सो इसमें हम करते क्या है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में फीड कर देते हैं। फिर जो जो प्लांट्स को हमको स्टडी करना है हम उस कैरेक्टर्स को मिलाते हैं। जितने ज्यादा कैरेक्टर्स दो के मैच करेंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बता देगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा है, इनका कम है। इस तरह से रिलेशनशिप निकाला जा सकता है। जस्ट लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर। इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। यहाँ नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स। हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में पहले फीड कर रखे, हर को एक कोड और एक नंबर दे रखे। ठीक है, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इंपॉर्टेंस। हर कैरेक्टर को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, रूट है तो रूट के क्या क्या कैरेक्टर है, स्टेम के क्या है, लीफ के क्या है, अंदर का स्ट्रक्चर, जाइलम, फ्लोएम, सारे कैरेक्टर्स को हमने फीड कर रखा है। अब हम मैच कर रहे हैं, ठीक है, कि उनमें से कौन सा कैरेक्टर इनका कितना मिल रहा है। इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को, और कंप्यूटर बाद में बता देता है कि किन दोनों प्लांट्स में, उन हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स में मैक्सिमम कैरेक्टर्स सिमिलर पाए गए, और इस तरह से वो उनका रिलेशनशिप निकाल देता है। इज दैट क्लियर? सो विद दैट we have come to know how the angiosperm का classification it changed with time. सबसे पहला था artificial as given by Linnaeus, that was rejected. The second was natural. Natural system actually sustained for some time, but that was given by Bentham and Hooker. But the system of classification which we follow today, which is more scientific, is phylogenetic. That is based on evolutionary relationship, and evolutionary relationship normally पहले निकाला जाता था with the help of fossils, but today we have very modern techniques like cytotaxonomy and numerical taxonomy, जिससे evolutionary relationships को establish किया जा सकता है, right? So let's summarize what I have taught you today, and after that मैंने जितना भी पढ़ा है मैं एक बार आपको NCERT में रीडिंग करा के दिखा दूंगी what we have studied and what we have done, right? Now I will just quickly summarize what I have taught you today. मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम आज पढ़ रहे हैं प्लांट क्लासिफिकेशन, और ये जो हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि प्लांट क्लासिफिकेशन प्लांट इज वन किंगडम, जिसमें हमने पढ़ा दैट ऑर्गेनिजम्स, कौन ऑर्गेनिज्म किंगडम में आएगा, प्लांटी में आएगा, दिस हैज चेंज्ड अ लॉट विद टाइम। 2 किंगडम से 5 किंगडम अ लॉट विद टाइम, 2 किंगडम से 5 किंगडम तक आने में, ठीक है, बहुत सारे उथल पथल फेरबदल हुए इन किंगडम प्लांटी। देन फाइनली किंगडम प्लांटी वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड आज के दिन इसमें 5 हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेलोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है,
ये जो किंगडम प्लांटी है जिसमें 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन हैज सीन अ लॉट ऑफ चेंज विद टाइम। ठीक है, 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। वन वाज योर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय लिनेयस। This was based on gross morphological characters and was thoroughly rejected. The next was the natural system of classification as it was given by Bentham and Hooker. This system of classification was very scientific. It considered other characteristics as well. ठीक है, this is still followed by many countries, but many countries including ours, the system we follow is the phylogenetic system of classification. The phylogenetic system of classification takes evolutionary relationship into consideration. सवाल उठता है evolutionary relationship कैसे निकालूं? The easiest method is through fossils, but ये काफी outdated हो गया है। Plants के केस में तो लागू है ही नहीं, क्योंकि plants में fossil जल्दी मिलते नहीं। So some modern techniques include cytotaxonomy and numerical taxonomy. साइटोटैक्सोनॉमी में हम केवल क्रोमोसोम एंड जीन्स की स्टडी करते हैं। 2 ऑर्गेनिज्म जितने सिमिलर होंगे उतने उनके जीन्स एंड हेंस प्रोटीन सिमिलर होंगे एंड वाइस वर्सा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बहुत सारे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करता, ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में फीड कर देते हैं एंड उसके जितनी वैरायटी है उसको फीड कर देते हैं एंड फिर हम उसको मैच करते हैं। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक एंड इन डेप्थ मेथड है जिससे रिलेशनशिप निकाला जा सकता है। और इंडिया में जो हम अभी क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है, राइट। सो नाउ दैट वी हैव समराइज्ड कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, मैं अब अगली क्लास में आपका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको जस्ट एक टेबल दिखा दूं और मैं आपको ये बताना चाहती हूं आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्लासिफिकेशन एक रटने वाला टॉपिक है। आपको ऐसा क्यों लगता है ना? क्योंकि आपको पढ़ाया तरीके से नहीं जाता। पढ़ाया तरीके से नहीं जाता का मतलब ये है कि अगर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम आज फॉलो करते हैं वो फाइलोजेनेटिक है, ठीक, तो क्लासिफिकेशन को फाइलोजेनेटिक हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। मतलब एल्गी आया, एल्गी में कुछ चेंजेस आए और उसका एक हायर एडवांस या लोकल एडवांस्ड वर्जन वाज ब्रायोफाइट। इट्स नॉट दैट एल्गी अलग है ब्रायोफाइट अलग है। एग्जांपल देती हूं, जैसे गाड़ी, जैसे सपोज अगर हम मारुति कंपनी देखें तो सबसे पहले आया से मारुति 800, उसके बाद आया ऑल्टो। तो ऐसा नहीं मारुति 800 अलग था, ऑल्टो अलग था। मारुति 800 के कुछ कैरेक्टर्स को हमने एडवांस किया, हमने उसमें पावर विंडो लगा दिया, पावर स्टीयरिंग लगा दिया, थोड़ा इंजन का कैपेसिटी, एंड उसी का हायर वर्जन, इवॉल्व्ड वर्जन वाज ऑल्टो। दैट मींस ऑल्टो एंड मारुति 800 स्टिल हैव 80% ऑफ द सेम कैरेक्टर्स। इट इज सम एडवांस कैरेक्टर्स जिसकी वजह से आपका मॉडल क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर सपोज ऑल्टो के बाद आया से एनी अदर वैरायटी, यू से मे बी यू कॉल इट स्विफ्ट और एनीथिंग, तो उसमें फिर हमने क्या किया, थोड़े और एडवांस फीचर्स सच दैट आप ये नहीं बोल सकते कि 800 ऑल्टो एंड स्विफ्ट में कुछ कैरेक्टर सेम नहीं है, काफी कैरेक्टर सेम है, केवल कुछ एडवांस्ड आने के बाद एक हायर वर्जन आया। दिस इज फाइलोजेनेटिक। वैसे एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जब थोड़े उसमें एडवांसमेंट आया तो आया ब्रायोफाइट, उससे थोड़ा एडवांस आया तो टेडोफाइट, थोड़ा एडवांस तो जिम्नोस्पर्म, थोड़ा एडवांस तो एंजियोस्पर्म। दैट मींस आपको कंपैरेटिव पढ़ना चाहिए, न कि आइसोलेटेड। एल्गी पढ़ लिया, कैरेक्टर पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, रट लिया, फिर ब्रायोफाइट स्टार्ट करें, इसीलिए रटना पड़ता है। कंपैरिजन करिए, एल्गी में ये आया, फिर थोड़ा बदलाव आया तो ब्रायोफाइट में ये आया, फिर थोड़ा बदलाव आया। दिस इज द स्पिरिट ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब ये है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन मतलब अगला जनरेशन जो आया वो थोड़ा प्रीवियस से मॉडिफाइड आया, इसीलिए उसको हमने एक नया नाम दिया, ठीक। तो जब मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशन, हम इसको टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे एंड ट्रस्ट मी, मैंने एक 2 पेज का टेबल बना रखा है एंड जैसे मेरा वो टेबल कंप्लीट हो जाएगा, यू विल बी सरप्राइज दैट 80% आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा। और जैसा मैं बार बार कह रही हूं, हम इसको डिराइव करेंगे। अगर ये बना है और ये जरूरत था तो ऑब्वियसली इसमें ही आया होगा। यू आर थॉरली गोइंग टू एंजॉय इट बिकॉज we are going to study plant classification in the spirit in which it has been classified, that is the phylogenetic method. I'm sure ये क्या है exactly, आप थोड़े excited होंगे जानने के लिए, थोड़ा सब्र रखिए, we will do it in the next class. Now before we move to the end of the chapter, you can see my thank you note is already here. मैंने जितना आपको पढ़ाया, I want to show you in the NCERT once, so that ये introduction part along with NCERT आपका complete हो जाए। इतना पढ़ कर रखना,
अच्छे से तैयारी करके रखना, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो आप ऑलरेडी आपका पहले का पढ़ा हुआ सॉलिड है, सो वी कैन मूव अहेड. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम we will move into the NCERT. So here we are into your NCERT. Please open page 29 of your NCERT, जहां पर आपको ये आपका चैप्टर का स्टार्टिंग निकला है. यहाँ पर देखिए क्या लिखा है. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब दिया तो 5 किंगडम आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी. इस चैप्टर में इनमें से एक किंगडम दैट इज किंगडम प्लांटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक, ये कह रहा है यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम का इट हैज चेंज ओवर टाइम. फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल, जिसको को बहुत सारे को आज के दिन प्लांटी से एक्सक्लूड कर दिया. मैंने आपको दिखाया था पहले बैक्टीरिया किसमें था, प्लांटी में था. फंजाई किसमें था, प्लांटी में था. बहुत सारे प्रोटिस्टा प्लांटी में थे. उनका क्यों थे तीनों प्लांटी में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल था. बट आज के दिन इनको हटाकर अलग किंगडम में डाल दिया गया है. इसकी वजह से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम का इट हैज एक्चुअली चेंज विद टाइम. इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वो हमें पता लगा वो एक्चुअली एल्गी और प्लांट नहीं है. साइनोबैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए वी हैव केप्ट देम अंडर मोनेरा. आज के दिन जो हम पढ़ते हैं प्लांटी में दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. राइट. सो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है कहता है कि लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स. हमने देखा कि एंजियोस्पर्म में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, इसमें केवल ग्रॉस सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स को लिया गया. ठीक है, यहाँ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को ध्यान में लिखा गया. दिस वाज गिवन बाय लिनियस. इसको आर्टिफिशियल कहते हैं. इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, इट गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमें पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली अफेक्टेड होते हैं बाय एनवायरनमेंट. तो सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आया दैट वाज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो सेकंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया दैट वाज द नेचुरल सिस्टम, जो नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करता था, जिसमें which included the natural affinities. It included not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology. This was given by Bentham and Hooker. The last system of classification which came was phylogenetic, जिसमें हम evolutionary relationship को निकालते हैं. ठीक है, and यहाँ पर अब इनका रिलेशन कैसे निकालें, how to find out the relation. One of the method is numerical taxonomy and the other is cytotaxonomy. इसका definition आपका दिया हुआ है. So यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. In my next class we will go into classification. As I told you, I am not going to take one at a time algae, bryophyte. I am going to give you a comparative. मेरा अगला क्लास बस उसको अटेंड कर लो, उसके बाद 80% of the chapter will be over and you'll be surprised we are going to derive it, right? So without wasting much time, just go back, पढ़िए एक बार, इतना रिवाइज करिए एंड फटाफट कम टू माय नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड वेरी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लासेस. गुड बाय.